पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं नूतन शेखावत आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए इस कार्यक्रम में। अदरक की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक तरीके से बुवाई। मक्का की फसल में समसामयिक कार्य। किसान भाइयों, जायद में मक्का की खेती बड़े पैमाने पर किसान भाई भुट्टे के लिए करते हैं, क्योंकि इस समय भुट्टों की मांग बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाई इसकी खेती करके अधिक लाभ कमा रहे हैं। ये फसल इस समय नर मंजरी की अवस्था में खेतों में खड़ी है, अतः इस अवस्था पर कुछ समसामयिक एवं पौध सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसकी जानकारी के लिए आपको लेकर चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर देहात के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार यादव के पास। जायद में मक्का का उत्पादन है, इसको दो बिंदुओं के आधार पर, एक तो अच्छा उत्पादन प्राप्त करना, दूसरा किसान भाइयों जैसा कि इसमें जो भुट्टा होता है, चूंकि हमारा शहर का लगा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर अगर हमारे अप्रैल के लास्ट तक अगर भुट्टा हमारा मार्केट में आ जाता है तो एक भुट्टे की कीमत किसान शुरुआती दौर में 10 रुपए से लेकर के 15 रुपए तक प्रति भुट्टा की कीमत उसको मार्केट में मिल जाती है। किसान भाइयों, हमारे जायद में मक्का से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी फसल लगभग 1 माह की हो रही है, तो ऐसे में कुछ तकनीकी बिंदु हैं जिनका हमारे किसान भाई ध्यान में रखेंगे तो अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। इसके लिए किसान भाई देखेंगे कि जैसा कि इस समय हमारे खेत में कुछ खरपतवारों दिखाई पड़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं खरपतवारों के होने से हमारा उत्पादन काफी प्रभावित हो जाता है। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले ये संसूचित की जाती है कि अगर हमारे किसान भाई मानव श्रमिक लगा करके खुरपी से अगर गुड़ाई कर देते हैं तो मिट्टी की भौतिक दशा भी अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ भौतिक दशा के साथ साथ ये होता है कि हमारे उसमें जो है अच्छा उत्पादन मिल जाता है। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों आती है खाद और उर्वरक की प्रबंधन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर हमारे किसान भाइयों ने उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर नहीं किया है या किया है तो जो हमारी जनरल रिकमेंडेशन है कि 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करने की संस्तुति की जाती है, जिसमें आधी नाइट्रोजन, पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास की मात्रा बुआई के समय किसान भाइयों के द्वारा प्रयोग की जाती है। जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचती है इसको 2 भागों में हम बांट लेते हैं। इसकी पहली जो 2 भागों में बांट करके पहली भाग है वो जब हमारी फसल घुटनों तक की हो जाती है, इसके बाद हम सिंचाई के उपरांत इसका फसल में प्रयोग करते हैं। और इसके बाद दूसरी आती है वो टेस्लिंग, जिस समय हमारे खेत में जीरा जिसको नरबंजरी बोलते हैं, जब वो स्टेज आती है तो उसमें हम इसको सिंचाई करने के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में शाम के समय प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों ये भी संस्तुति की जाती है कि अच्छा और गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए अगर हमारे किसान भाई फसल में 200 किलोग्राम जिप्सम का भी प्रयोग कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा उत्पाद होता है वो क्वालिटी युक्त होता है और उत्पादन भी अधिक से अधिक हमको मिल जाता है। जहां तक किसान भाइयों एक और बात आती है पानी के प्रबंधन की, तो इसके लिए किसान भाइयों ये संसूचित की जाती है कि जो हमारी क्रांतिक अवस्थाएं हैं फसल में, चूंकि ये गर्मी की फसल है और पानी के प्रबंधन का इसमें बहुत ही महत्व होता है। पानी हम फसल में हमेशा शाम के समय दें जिससे कि हमारा अच्छा उत्पादन
मिल सके और उत्पाद पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ सके। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, आपने देखा होगा कि भुट्टे में कभी कभी दाना नहीं भरते हैं या बहुत कम भरते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है कि हमारी फसल में अच्छे से परागण का ना होना, निषेचन का अच्छे तरह से ना होना। तो इसके लिए किसान भाइयों ये दिया जाता है, जब हमारे खेत में नरबंजरी और सिल्किंग स्टेज आए उस समय खेत में नमी कम ना होने दें, और इसके पहले जैसे ही टैसल निकलने उसी समय अगर अब हल्की यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं खेत में, तो आप देखेंगे कि नरबंजरी के साथ साथ सिल्किंग स्टेज भी आ जाती है। जब दोनों स्टेज में बहुत अंतर नहीं होता है और खेत में उपयुक्त नमी होती है तो परागण में इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, और आप देखेंगे कि लगभग 100% परागण हो जाता है और जो भी भुट्टा बनते हैं वो पूर्ण दाने से भरे होते हैं। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों कुछ महत्वपूर्ण बात ये आती है कि फसल सुरक्षा में इसमें आप देखेंगे कि ये एक तना बेधक लगता है जिसको हम लोग स्टेम बोरर बोलते हैं, कीट लगता है। इसके प्रभाव से ऐसा होता है कि हमारे जो गांठ होती है तने की, वहां पर ये कीड़ा लेकर के खा लेता है और वो तना कमजोर हो जाता है, और जब हवा चलती है या पानी होता है तो उसके प्रभाव में वो गिर टूट करके वहीं से फसल गिर जाती है और हमारा नुकसान हो जाता है। कभी कभी इसका प्रभाव हमारी पत्तियों पर आती है, जो पत्तियों में जगह जगह पर छेद कर देते हैं और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो धीरे धीरे कम होकर पत्ती लगभग सफेद दिखाई देने लगती है। इसके लिए किसान भाइयों सबसे बड़ी बात ये होती है, कोई भी कीटनाशक अगर हम 1 ml से 1.25 ml दवा लेकर के प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके अगर समय रहते छिड़काव कर देते हैं तो हमें एक अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से किसान भाई देखेंगे कि जायद में मक्का से अच्छे उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर एरिया से अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं। मसाला फसलों के अंतर्गत अदरक की बात करें तो प्रदेश के किसान भाई इसकी खेती करके आशातीत आय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो किसान भाई अदरक की बुआई कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि अदरक की बुआई वैज्ञानिक संतुतियों को ध्यान में रख के करें, क्योंकि बुआई के समय की गई लापरवाही के फलस्वरूप खेतों में कमजोर एवं कम संख्या में पौध देखने को मिलती है, जो कम उपज का कारक बनती है। तो किसान भाइयों, अदरक की उन्नत बुआई पर समुचित जानकारी दे रहे हैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर DB सिंह। और अदरक की बुआई का समय इस समय हो गया है। अप्रैल महीना और मई का प्रथम सप्ताह अदरक की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, अदरक की प्रजाति की बात करें तो अदरक में बहुत सारी प्रजातियां हैं। उनमें वर्धा, महिमा और पंत मझेड़ा सिलेक्शन 1 इन प्रजातियों को अगर लगाते हैं तो आप उत्पादन अच्छा कमा सकते हैं। और अदरक के कंद की 5 सेंटीमीटर लंबाई के 15 से 20 ग्राम वजन के, जो कि एक टुकड़े में कम से कम 2 से 3 आँख होनी चाहिए। अदरक के कंद का बीज कम से कम जो आवश्यकता होती है वो 18 से 20 कुंटल 1 हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। अदरक के कंदों को रोग रोधी बनाने के लिए दवाइयों से बीज उपचारित करना पड़ता है, फफूंदीनाशक दवाओं से, जिसमें 2 ग्राम M45 और 1 ग्राम बाविस्टीन 1 लीटर पानी के हिसाब से दोनों दवाओं को मिक्स करके आप घोल बना लें। घोल बनाने के बाद ये बीज को, कंदों को आधा घंटे तक इस घोल में डुबो कर रखें। इस प्रकार जो कंद वाले रोग हैं हमारे अदरक के, वो सब नष्ट हो जाएंगे और हमारा बीज जो है उपचारित हो जाएगा। अदरक की फसल के लिए बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है, तो गोबर की खाद की कम से कम 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। इसके अलावा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इसके लिए जिंक सल्फेट 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है वो पूरी मात्रा आप जो है छींट करके लास्ट जुताई के समय मिट्टी में मिला दें। एक चीज़ का और विशेष ध्यान देना है, अदरक की बुवाई करते समय हमको क्लोरोपाइरीफॉस दवा जुताई के समय ही मिला देनी चाहिए। तो इसलिए क्लोरोपाइरीफॉस की 3 से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर मात्रा जो है मिट्टी में मिला करके छींट कर आप जो है
जुताई करके उस पर पाटा दे दें, जिससे कि जो कीड़े उसमें हैं ज़मीन में हमारी में वो नष्ट हो जाएं। अब आती है बात बुवाई की। तो अदरक के लिए हमको चाहिए कि कम से कम 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन निकालें और अदरक को 25 सेंटीमीटर कंद से कंद की दूरी पर बुवाई करें। लाइनों की गहराई कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए, जिससे कि कंद के ऊपर अच्छी तरह से मिट्टी आ जाए। किसान भाई, ये तो हो गई समतल खेत में बुवाई की बात जो है। इसके अलावा आप मेड़ बनाकर भी आप अदरक की बुवाई कर सकते हैं। इसमें पहले हल्की निशान लगा करके लाइनें बना लें 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। उसके अलावा 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कंद रख के आप जो है लाइनों की मेड़ बना दें। इससे क्या होगा कि मेड़ों में नमी अच्छी बनी रहती है। इसके अलावा अदरक पर मल्चिंग कर दें। इस मल्चिंग के करने से नमी का ह्रास नहीं होगा और हमारे अदरक का जमाव अच्छा होगा और अदरक के लिए नमी भी उसमें बनी रहेगी। इसके अलावा इसका जो मल्चिंग का फ़ायदा है वो ये है कि जो मिट्टी है हमारी वो मुलायम बनी रहती है, जिससे पौधों के जमाव में कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपका अदरक जमने लगता है और जो मल्चिंग हमने की है, ध्यान दें कि कहीं अगर मोटी मल्च है तो पौधे जो हैं मुड़ जाते हैं और ठीक से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब कहीं कहीं पौधे आपको दिखाई देने लगें तो आप जो है मल्च को हटा करके हल्का सा जो है पौधे के लिए निकलने के लिए जगह बना दें। और इस प्रकार से अगर आप मेरी बताई हुई बातों का ध्यान देंगे तो आपका अदरक का उत्पादन अच्छा होगा और आप अच्छा लाभ कमाएंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। आने दो आगे आने दो। कुछ गड़बड़ है इस साल इतना ज्यादा वजन। भाई। क्या छुपाया है ट्रॉली में? छुपाया नहीं, कोराजन लगाया है। अब मेरी फसल को कीड़े नहीं खाते। पेश है डुपॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। डुपॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, कृषि के साथ किए जाने वाले सह व्यवसायों की बात करें तो रेशम पालन कम समय में अधिक लाभकारी सह व्यवसाय है। इसी के अंतर्गत आज हम शहतूत रेशम पालन की बात करेंगे, क्योंकि इसकी तकनीकी जानकारी ना होने के कारण किसान इसे अपना नहीं पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने शहतूत रेशम पालन की संपूर्ण जानकारी के लिए आमंत्रित किया है रेशम विकास विभाग हल्द्वानी के उप निदेशक अरविंद ललोरिया को। मैं किसान भाई बहनों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से उनकी शिशु कीट अवस्था खत्म हो चुकी है, अर्थात वो 2 मोड पार कर चुके हैं। अब किसानों के यहाँ तीसरा और चौथा मोड पार होना है। ऐसे में उनको किस प्रकार से पेड़ों से पत्ती देनी है, मैं उस बारे में बताना चाहूँगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ तक की पत्ती उनको रेशम विभाग में जो कीड़े पाले गए 2 मोड तक निकाल के दी जा चुकी है। नीचे की चौथी, 5वीं और छठी, 7वीं पहले के मोड में 5वीं, छठी पत्ती दें और उसके बाद में उसके नीचे की और आखिरी मोड में जब आखिरी मोड पार कर ले तब नीचे की कड़ी पत्ती दें। अगर वो इस प्रकार का ये ध्यान रखेंगे तो किसान यकीन करें कि उनके यहाँ रेशम बहुत अच्छा बनेगा। यदि शुरू में ही जाते ही उन्होंने कड़ी पत्ती देनी शुरू कर दी तो कीट अपना आहार पूर्ण रूप से नहीं ले पाएंगे और उनमें बीमारी की संभावना बनी रहेगी। ध्यान रखिए, आपको अपने पेड़ों में से ऊपर की पत्ती छोड़ करके उसके नीचे की पत्ती जहां उपलब्ध है 4-5 पत्ती तक पहले तीसरे मोड के लिए ले लीजिए। इसके बाद की पत्ती नीचे वाली अगले मोड के लिए लीजिए और सबसे नीचे की पत्ती जब कीड़ा
पूरी तौर पे पत्ती खाने लग जाए, उसके चारों मोल्ड हो जाएं, आखिरी अवस्था के लिए रखिए। इसको बार बार वैसे बताना इसलिए आवश्यक होता है कि किसान लोग इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी गलत कर लेते हैं। अगर इस आहार का वो ध्यान रखेंगे तो उनके कीड़ों में कोई बीमारी नहीं होगी, अच्छा कोकून बनेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। और अपने कीड़ों को जो पत्ती देनी है, साबित पत्ती तो बिल्कुल आखिरी में देनी है, लेकिन जो पत्ती काटनी है ध्यान रखिए वो पत्ती उतनी बड़ी काटें जितने की लंबाई का आपका कीड़ा है। यानी अगर आपका कीड़ा इतना बड़ा है तो उसको उतनी ही पत्ती का वो चौकोर बना दें। आपके पास जब चौथा मोल्ड आ जाए तो आखिरी में पत्ती उसको बिना काटे दे दीजिए, लेकिन चौथे मोल्ड के लिए पत्ती एक पत्ती के 2 हिस्से कर दें। काटना इसलिए आवश्यक है कि जिससे पत्ती का संपूर्ण उपयोग हो सके। कीड़ा पत्ती के किनारी से ही तो खाएगा, अगर उसको किनारी नहीं मिलेगी तो पत्ती कीड़ा नहीं खा सकता। कीटों को दिन में 4 बार पत्ती देनी है। अब एक और बात आती है कीटों की सफाई। जब उनका बेड, कीटों को उनकी ट्रे में लगभग 1 इंच का बेड होने लग जाए, उस वक्त उनको कीटों की सफाई आवश्यक है। तब कीटों को अलग करते हुए उनका लिटर और पुरानी पत्तियां और बची हुई पत्तियां, सूखी पत्तियां, ये सब पास के एक गड्ढे में डाल के दबा दें, जिससे कि खाद भी बनेगी। और दूसरी पत्तियों को डालने से पहले मैंने जैसा बताया विजेता का छिड़काव करें और दूसरी पत्तियां उनको दे दें। विजेता डालने के बाद में आधा घंटा उन्हें कुछ ना दें, उन्हें केवल वैसे ही छोड़ दें, तब उनको दूसरी पत्ती उनको डाली जाए। कीटों में जो उनकी गांठें होती हैं वो फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और कीटों से द्रव एक प्रकार का निकलने लग जाता है। यह द्रव जितने भी कीटों में लगेगा सभी में वो कीटों को बीमार कर देगा। ये अवस्था देखते ही किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने यहाँ चूने का और रेशम कीट औषधि का, जिसे विजेता कहते हैं, तत्काल प्रयोग करें और रेशम विभाग को सूचित करें, जिससे उनके यहाँ रोकथाम के सुझाव के उपाय किए जा सकें। यहाँ ये देख सकते हैं कि हम लोगों के द्वारा इसको चूना इत्यादि का छिड़काव करके मोल्ड बंद कर दिया गया है। यह मोल्ड 24 घंटे के बाद खोला जाएगा और कीड़ों को इसमें फिर आगे पत्ती पड़ेगी। आज इनमें कोई पत्ती नहीं पड़ेगी। इसको ये भी कह सकते हैं कि कीड़ा अपना मोल्ड बदल रहा है, या अच्छी भाषा में ये कह सकते हैं कि आज कीड़े ने व्रत रखा है। ये कीड़े अभी और 4 दिन के बाद में किसानों में वितरित किए जाएंगे। वास्तव में यहाँ कुमायूं मंडल के किसानों के लिए एक बहुत लाभकारी अतिरिक्त आमदनी देने वाला उद्योग सिद्ध हो रहा है। इसका एक सीधा सा परिणाम यह है कि किसानों द्वारा इसमें भरपूर सहयोग किया जा रहा है और किसानों की रुचि और उत्साह का नतीजा है कि हम लोगों को पिछले वर्ष 40,000 किलो कुमायूं मंडल में रेशम कोया उत्पादन का लक्ष्य मिला था। और ये किसानों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों के यहाँ 47,000 किलो यानी कि लक्ष्य से 7,000 किलो अधिक उत्पादन हुआ है। इसके लिए हमारे सभी किसान भाई बहन बधाई के पात्र हैं। नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों ही में लक्ष्य से ऊपर कोया उत्पादन हुआ है। हाँ, तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि कोया का जब आप लोग मार्केट में लाएंगे तो उसका ग्रेडिंग कर लीजिए। रीलिंग कोया अलग कर लीजिए, यानी अच्छा कोया। डैमेज कोया जैसा कि ये इधर देख रहे हैं, ये आप इसको अलग कर दीजिए। और ये जो डबल कोया है जिसमें कि 2 कीड़ा एक साथ कोया बना देता है, उसको भी अलग कर दीजिए। अगर आप लोग एक संग मिला के रखेंगे तो व्यापारी लोग क्या करेगा, उतना पूरे का एक दाम लगा देगा और आपका उसमें घाटा होगा। अगर आपने अपने से ग्रेडिंग कर रखी है तो आपको रीलिंग का अच्छा दाम मिल जाएगा, डबल का अलग दाम मिल जाएगा और ये जो डैमेज है इसका अलग दाम मिल जाएगा और कुल मिलके आपको घाटा नहीं होगा, आपको अच्छा नफा होगा।
किसान भाइयों, पशुपालन कृषि का एक अभिन्न अंग है और पशुपालकों के सामने अक्सर पशुओं से जुड़ी कई समस्याएं आती रहती हैं। इनमें से एक है अफरा की समस्या। ये पशु में अनियमित और अधिक आहार लेने के कारण पैदा होती है। इससे पशु बेचैन होने लग जाता है, खाना पीना बंद कर देता है। इतना ही नहीं, दुग्ध उत्पादन पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। तो पशुपालक भाइयों, कैसे करें इस समस्या का समाधान, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु गुप्ता। किसान भाइयों, मैं आपको आज एक बीमारी है पशुओं की, अफरा, और इसको एक टिम्पेनी भी बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताने चाहिए ये बीमारी होती क्या है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पशु का पेट फूल जाता है। और क्यों पेट फूलता है? उसमें पेट अपाच्य भोजन या ज़्यादा भोजन करने से या सड़ा हुआ गला हुआ भोजन करने से पशु का पेट फूल जाता है। ये ज़्यादातर गर्मियों में या ज़्यादातर बरसातों में वो ज़्यादा होती है। और पेट फूलने से क्या होता है कि पेट में भी एक नियमित स्पेसिफिक जगह है, उससे ज़्यादा पेट नहीं बढ़ सकता। उसके कारण यदि पेट में बहुत ज़्यादा जगह बनती है, दबाव बनता है हृदय पर, डायफ्राम पे बनता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसके कारण वो जानवर सांस नहीं ले पाता अंत में और वो मर जाता है। अतः मैं आपको बताना चाहूँगा कि अफरा से बचने के लिए आपको खिलाने में ये ध्यान रखना चाहिए, हरा चारा पूरा ना खिलाएं एक साथ, कि हरा और सूखा चारा मिक्स करके खिलाएं, संतुलित उसमें रेशों में खिलाएं। हरा चारा 1/3 और सूखा चारा 2/3 मिला के खिलाएं। ध्यान रहे अनाज बिल्कुल एकदम अनाज ना खा पाए। आप पशुओं को देख रेख अच्छे से करें, कहीं छूट गया तो चने एक साथ खा लिए, या सड़ा गला खाना है जो बारात या कहीं इधर उधर शादी ब्याह प्रोग्राम में होता है वो आप ना खिलाएं, बिल्कुल ना खिलाएं। क्यों? सड़ा खाना खाएगा तो गैस बनेगी और गैस से पेट फूलेगा और जानवर सांस नहीं ले पाएगा और मर जाएगा। ये आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपके पशु को अफरा हुआ है? तो मैं इसके आपको सामान्य जो लक्षण जो देखने को मिलते हैं वो बताना चाहूँगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो अफरा का जो मुख्य लक्षण है वो है पेट का फूलना। पेट फूल जाता है, गैस भर जाती है, बाईं तरफ आप बजाओगे तो ढोल जैसी आवाज़ आएगी, है ना, तो इसको बोलते हैं अफरा। दूसरी बात, उसको सांस लेने में तकलीफ आएगी, सांस जोर जोर से एक गहरी सांसें लेगा एकदम। दूसरी बात, खड़ा होगा, कभी बैठेगा, कभी कभी वो पतला पर गोबर थोड़ी थोड़ी गोबर निकालेगा, फिर पेशाब करेगा, कभी गोबर थोड़ा थोड़ा निकलेगा और एकदम चित्त हो जाएगा, गिर जाएगा, पैर एकदम मतलब खड़े हो जाते हैं उसके। तो इस तरह से ये तकलीफ आती है, सांस लेने में दिक्कत, मुंह पर भी एकदम, नाक में भी एकदम गहरी गहरी सांसें लेने की आती है, कई बार लार भी टपका सकता है और यदि केस थोड़ा सा पुराना है तो बुखार की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह की ये मुख्य लक्षण आए तो आप समझना कि इसको अफरा है। यदि अफरा हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आप सबसे अच्छा तो है कि चिकित्सक को बुलाएं। यदि आपके पास चिकित्सक नहीं है पास में तो सबसे पहले ये एक निडल देखें, है ना, और पेट को बाईं तरफ से जहां उसका एक त्रिकोणा एरिया होता है जहां फूला ज्यादा रहता है वहां से तुरंत एक निडल मार दें। निडल ऐसी जो बाजार में जो सिरिंज की होती है 16 गॉज की, ऐसी ले जिससे गैस निकल सके, है ना, तो वो मारने, तो वो उससे क्या है, जो गैस पेट में बन रही है तो वो निकल जाएगी, तो एक कम से कम उसको सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी वो कम हो जाएगी। तो दूसरी बात, अपने पास टर्पेंटाइन या तारपीन का तेल यदि पास में मिल जाए तो वो सिरिंज के सहारे आप डाल दें तो उससे गैस बनना कम हो जाता है। दूसरी, यदि आप घर पे हैं तो हींग, जीरा, अजवाइन, इसकी आप ओटी या काढ़ा बना के पिला सकते हो, है ना, तो ये आपको घर पे उपाय कर सकते हो। यदि आप चिकित्सक को बुलाएं तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, इसकी बाजार में भी कई पाउडर उपलब्ध है, टिम्पोल करके आता है, टायरेल करके आता है, ये दवाइयाँ आप उसको लाके पिला सकते हो। अतः किसान भाइयों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, जो मैंने आज अफरा के बारे में आपको जो जानकारी दी, यदि आप जो मैंने बताए हुए बिंदुओं पे आप ध्यान रखोगे तो निश्चित ही आप पशु हानि से बच पाओगे, क्योंकि ये एक अत्यंत भयानक बीमारी है, उसमें पशु तुरंत ही मरता है। तो मैंने जो आपको बचाने के, पशु को बचाने के उपाय बताए थे और जो क्यों होता है इस तरह से बचाए, तो आप मेरे जो बताए हुए बिंदुओं पर चलोगे या बातों पर चलोगे तो आप निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि आप अपनी पशु हानि को रोक पाओगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को अपने कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है गांव देवबंद, जिला सहारनपुर के कृषक रामनिवास ने।
आप लीची के बागों में समसामयिक कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है किसान भाइयों कि आप लोगों द्वारा लीची के बाग में पोषक तत्व प्रबंधन वैज्ञानिक विधि ढंग से किया गया होगा। इस समय लीची के बाग में फूल आ रहे हैं तथा फल सेटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस समय विशेष एक बात ध्यान रखने की है कि इस समय किसी भी कीटनाशक का छिड़काव ना करें, क्योंकि जो इस समय पर परागण द्वारा मधुमक्खियों द्वारा परागण होता है, फ्रूट सेटिंग की प्रक्रिया चलती है। यदि इस समय इस अवस्था में किसी कीटनाशक का छिड़काव कर देंगे तो फल सेटिंग कम होगा और जिसका विपरीत प्रभाव उत्पादकता पर पड़ेगा। दूसरा, फसल में जो बौर आ रहा है, जहाँ फल सेटिंग की बात हो रही है, वहाँ पर ध्यान से देखें कि कहीं आपके लीची के बाग में जो आम की फसल में लगने वाला कड़ी कीट है, यदि आम के बाग के पास है तो उसका भी प्रकोप लीची के बाग में देखने को मिलता है। और वो कड़ी कीट या मैंगो मिलीबग जो है वो लीची के जहाँ फल सेटिंग होती है डंठल के पास से रस चूस लेता है, जिससे फल गिर जाते हैं। किसान भाइयों, कड़ी कीटों के नियंत्रण हेतु दिसंबर माह में बाग के तनों पर पॉलीथीन लपेटी जाती है ताकि कीट ऊपर न चढ़ सके। परंतु इस समय अगर यह कीट पेड़ों के ऊपर चढ़ गए हैं तो यह नुकसान पहुंचा रहे हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में आप सुरक्षित रसायन क्यूनॉल फॉस की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव करें। ऐसा करने से इन कीटों का नियंत्रण होगा। इसके अतिरिक्त लीची के बाग में एक बहुत प्रमुख समस्या रहती है फलों के फटने की। फलों की फटने की समस्या 3 कारणों से होती है। नंबर 1, बोरान की कमी के कारण फल फटते हैं। तो एक तो सुझाव किसान भाइयों को ये दिया जाता है कि जब फल सेट हो जाएं, मटर के दाने के आकार के हो जाएं, तो बोरेक्स या स्वागा की 8 से 10 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरा, जो फल फटने की समस्या होती है वो पानी की कमी के कारण फल बहुत झरते हैं। तो इससे बचाव के लिए किसान भाइयों को या लीची उत्पादकों को ये सुझाव दिया जाता है कि लीची के बाग में पानी का स्प्रिंग एक तो 2 तरह से नमी बनाए रखें। एक तो 8वें से 10वें दिन लीची के बाग में पानी देते रहें, जिससे कि नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। यदि खेत में लीची के बाग में नमी बनी रहेगी तो फल भी कम झड़ेंगे और फटने की समस्या कम होगी। दूसरा, ये तापक्रम ज़्यादा बढ़ रहा है तो स्प्रिंकलर विधि से लीची के बाग में फुहारे से छिड़काव करते रहें। तीसरे चौथे दिन शाम के समय छिड़काव करें, जिससे कि लीची के बाग में पर्याप्त नमी बनी रहे। और यदि लीची के बाग में पर्याप्त नमी बनी रहेगी तो फलों का फटना कम होगा। और इसके अतिरिक्त यदि उचित हो तो किसान भाइयों को एक और पोटास की जो आ रहा है 0050 के नाम से इफ्को का भी और भी है, उसकी 5 ग्राम मात्रा 5 से 7 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से यदि लीची के बाग के फलों पर बाग में छिड़काव कर दें तो उससे फल का साइज और फल पे चमक बढ़ती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ATV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। मृदा परीक्षण पर जानकारी, ग्लैडियोलस में समसामयिक कार्य, तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।